हम लोग बात कर रहे थे आपका फॉरेन जजमेंट, कि फॉरेन जजमेंट कब निश्चायक होगा और कब निश्चायक नहीं होगा। 6 स्थितियां दे रखी हैं। इन 6 स्थितियों की मौजूदगी अगर है तो फॉरेन जजमेंट निश्चायक नहीं। लेकिन नॉर्मल रूल ये रहता है कि देश का न्यायालय अपने ही निर्णय को लागू करेगा। लेकिन एक बात यह भी है कि किसी भी चीज को सिर्फ इसलिए गलत नहीं कह सकते कि वो किसी और ने की है, इस आधार पर कोई चीज गलत नहीं हो सकती। और यह भी ठीक है कि दुनिया में जितने भी देश, सबके अपने अपने कानून हैं और वे कानून उनकी अपनी आवश्यकताओं के मुताबिक बने हैं। लेकिन यह बात भी उतना ही ठीक है कि सारे देशों की विधिक व्यवस्थाओं में कुछ कॉमन चीजें पाई जाती हैं, कुछ सामान्य बातें हैं जो दुनिया के प्रत्येक जुडिशियल सिस्टम में पाई ही जाएंगी। आप यह भी कह सकते हैं कि वो जो सामान्य बातें हैं वो जुडिशियल सिस्टम की इंट्रिंसिक वैल्यूज है। किसी भी चीज की इंट्रिंसिक वैल्यू उसको कहते हैं जो केंद्रीभूत है उस चीज में, यानी आप ठीक से उस चीज को देखें तो आपको वो चीज दिखाई दे जाएगी जो उसमें इंट्रिंसिक वैल्यू के तौर पर मौजूद है। जैसे हम कई बार कहते हैं कि ये जो नैतिक आदमी नाम की चिड़िया है, ये दुनिया का सबसे नीच आदमी होता है। ये इतना डरपोक होता है कि जो करना चाहता है वो करता भी नहीं। इससे तो अच्छा वो है जो दुष्ट है, क्योंकि वो जो करना चाहता है वो कर तो रहा है। कम से कम इतना हिम्मती तो है कि जो कुछ करना चाहता है वो कर रहा है और करने के आधार पर निंदा या प्रशंसा जो भी होती होगी उसे प्राप्त कर रहा है। ये जो नैतिक आदमी है ये अंदर से तो महादुष्ट है, लेकिन दिखाता अपने आप को अच्छा है क्योंकि ये साहस ही नहीं कर सकता जो कुछ अंदर है उसे प्रदर्शित करने का। और इसका सबसे आसान अनुभव ऐसे किया जा सकता है कि वो एक पिक्चर कल हम देख रहे थे, हमने कहा था हमें पिक्चर देखने की शौक है। गायब, उसमें जो नायक है उसे कुछ हो गया है और वो लोगों को दिखना बंद हो गया है, दिखाई नहीं देता। तो वो सब कुछ कर रहा है जो उस समय नहीं कर सकता था, जिस समय वो दिखाई दे रहा है। और जरा मेरी बात को अंदर रख के सोचिए कि अगर आप लोगों को दिखाई न दें तो पहला काम कौन सा करेंगे? आपका मन जो आपको पहला काम सजेस्ट कर रहा है वो काम कौन सा है? वो काम कतई अच्छा नहीं है। मेरे सामने बात जीतने को आप कुछ भी कह दो, ठीक है, लेकिन हम भी आदमी हैं, हमें भी मालूम है हमारा आपका मन कुछ कॉमन बातों को सोचता है। हम में आप में कुछ कॉमन है और हम में आप में नहीं, पूरी मानव जाति में कुछ कॉमन है। ये ठीक है कि हम सब अलग अलग हैं, मेरा स्वभाव और आपका स्वभाव बिल्कुल डिफरेंट है, ये सही है। लेकिन फिर भी कुछ है जो हम सब में कॉमन है, और वो हम सब में जो कॉमन है उसके कारण
हम ये खूब जानते हैं कि अगर कोई ऐसी वस्तु हमें मिल जाए जिसके कारण से हम दिखाई ना दें, तो जो सबसे पहला काम हम करेंगे वो काम कोई समाज सुधारो, ठीक है, ये नहीं होगा कि पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन्स कहां रखे हैं, इसकी सूचना लाकर हम भारत की सरकार को दे दें, ये नहीं होगा। जो पहला काम मेरे दिमाग में आएगा वो ये कि बैंक जाकर जो लॉकर रूम में रखा सोना है वो उठाकर ले आएंगे, ठीक है। ये हम लोगों की इंट्रिंसिक वैल्यूज हैं, ये हमारे इंट्रिंसिक विचार हैं, ठीक है ना, ये हमारे आंतरिक विचार हैं। इसी के कारण कुछ भी कर लीजिए, कानून बनाइए, कोई सिस्टम एडॉप्ट करिए, दुनिया में व्यवस्था नहीं आ सकती, ठीक है, आएगी नहीं। आप कुछ भी कर लो, क्योंकि आप पुलिस नहीं बैठा सकते। हर आदमी के पीछे एक पुलिस वाला चले, और फिर पुलिस वाला भी तो आदमी है, जज साहब भी तो आदमी है, ठीक है। आप न्यायपालिका भ्रष्ट है ये कहने पर सीबीएसई की या एनसीईआरटी की किताबें जिन्होंने बनाई हैं उन्हें जीवन भर के लिए शैक्षिक कामों से अलग कर सकते हैं, लेकिन इस तथ्य को आप बदल नहीं सकते कि न्यायपालिका वाकई भ्रष्ट है। इस तथ्य को आप बदल नहीं सकते। तो सवाल यह है कि जो दुनिया है आखिर इसमें बदलाव का रास्ता है, तो उसका बदलाव का रास्ता अंदर से आता है, बाहर से नहीं, ठीक है ना। कानून, नैतिकता, सारी चीजें बाहर से आरोपित हैं और धर्म अंदर से आता है। तो बदलाव अंदर से आता है। कोई कानून, कोई नैतिकता ये समाज को अच्छा नहीं बना सकती। समाज को अच्छा सिर्फ और सिर्फ जो धर्म है वही बना सकता है। धर्म का मतलब कभी भी पूजा नहीं होती, खूब समझ लें। उसका मतलब पूजा से बिल्कुल नहीं है, लेकिन वही ठीक कर सकता है। तो इस सारी बात से एक बात निकल कर आती है कि कुछ इंट्रिंसिक वैल्यू है आदमी की जो कॉमन है, पूरी दुनिया के आदमी है। कुछ बातों के बारे में, कुछ विचारों के संबंध में, कुछ सिद्धांतों के संबंध में एक जैसी भावनाएं ये रखते हैं। और विधिक क्षेत्रों में इस बात को सबसे पहले रोम के विचारकों ने पहचाना था। और वो विचारक कौन सी विचारधारा के प्रतिनिधि कहलाए थे? स्टोइक विचारधारा के प्रतिनिधि वो कहलाए थे। और उन्होंने कहा था कि पूरी दुनिया की विधिक व्यवस्थाओं में कुछ कॉमन है, और इसलिए उन्होंने पूरी दुनिया के लिए विधिक व्यवस्था और उसके आधारभूत तत्व उसकी पहचान की थी। इससे पहले हेलेनिस्टिक विचारधारा जो यूनान में थी वो चल रही थी, या उससे पहले कहे या दोनों एक साथ चल रही थी। रोम में स्टोइक विचारधारा और यूनान में हेलेनिस्टिक। जो हेलेनिस्टिक विचारधारा है वो कहती है कि कानून अपने देश का होता है, और जो स्टोइक विचारधारा है वो ये कहती है कि पूरी दुनिया की जो विधिक व्यवस्थाएं हैं उनमें कुछ कॉमन फैक्टर कुछ है जो सब सामान्य है दोनों जगह। तो दोनों ही बातें ठीक है, दोनों में से कुछ भी गलत नहीं है। प्रत्येक देश का अपना कानून भी है, और प्रत्येक देश के जुडिशियल सिस्टम में कुछ ऐसा है जो पूरी दुनिया में कॉमन है। और जो पूरी दुनिया में कॉमन होता है जुडिशियल सिस्टम्स में, वो क्या है कि पूरी दुनिया के जुडिशियल सिस्टम नेचुरल जस्टिस को मान्यता देते हैं, पूरी दुनिया में।
अगर कोई जुडिशियल सिस्टम काम कर रहा है तो उस जुडिशियल सिस्टम की प्रक्रिया, उसको जो विनियमित करेगा वो नेचुरल जस्टिस ही होगा। हमने आपसे कई बार चर्चा की है कि नेचुरल जस्टिस सबस्टेंटिव लॉ का भाग नहीं है, वो प्रोसीजर का भाग है। ठीक है, क्योंकि नेचुरल जस्टिस के 3 सिद्धांत माने गए हैं। अथॉरिटी मस्ट बी फ्री फ्रॉम बायस, देयर शुड बी ए प्रॉपर अपॉर्चुनिटी टू बी हर्ड, एंड द डिसीजन मस्ट बी रीजन्ड। इसका सबस्टेंटिव लॉ से कोई मतलब नहीं, इसका सारभूत विधि इससे कोई ताल्लुक नहीं, इसका तो ताल्लुक सीधे सीधे प्रक्रिया से। और हमने आपको कई बार यह भी कहा कि प्रत्येक देश के जुडिशियल सिस्टम को संचालित करने के लिए प्रक्रिया विधियां बनाई जाती हैं। हमारे यहां बनी है, बीएनएसएस है, सीपीसी है, और उन प्रक्रिया विधि के जो उपबंध हैं, उनके जो प्रोविजंस हैं, उनमें नेचुरल लॉ को स्थान दिया जाता है। आप पढ़ लेंगे, सीआरपीसी हम लोगों ने पढ़ी है। सम्मन जारी किया जाएगा, अभियुक्त को बुलाया जाएगा, उसे कॉपीज दी जाएंगी। क्यों? ताकि वो अपना पक्ष, यानी नॉट ओनली द अपॉर्चुनिटी टू बी हर्ड, बल्कि प्रॉपर अपॉर्चुनिटी टू बी हर्ड हम उसे दे पाए। आरोप विरचित करेंगे, आरोप विरचित ही नहीं करेंगे तो पढ़कर सुनाएंगे और समझाएंगे। ठीक है ना, ये सारी बातें इसीलिए लिखी गई हैं ताकि उसे सुनवाई का समुचित अवसर ये उपलब्ध हो। और इसीलिए कहा जाता है कि जहां प्रक्रिया है वहां आप नेचुरल जस्टिस की बात नहीं करोगे। क्यों? अनावश्यक है। इसलिए जहां प्रक्रिया वहां नेचुरल जस्टिस की बात नहीं हो सकती, यह बात नहीं है, अनावश्यक है। क्यों? नेचुरल जस्टिस को ऑलरेडी प्रोसीजरल लॉ में स्थान दिया ही जाता है। और अगर नहीं दिया है, अगर नहीं दिया है तो नेचुरल जस्टिस न्यायिक प्रक्रिया का भाग होगा। ये मेनका गांधी ने कह दिया। ठीक है ना, वो माना ही जाएगा। यानी पूरी दुनिया का जुडिशियल सिस्टम है, उसमें नेचुरल जस्टिस या तो इसको भाग, या तो इसको प्रक्रिया विधि के माध्यम से स्थान दिया जाता है या ये लागू रहता है। ठीक है ना, पूरी दुनिया के जुडिशियल सिस्टम में एक बात मान्यता पाती है कि जो समर्थ और सक्षम है किसी कॉज ऑफ एक्शन पर एडजुडिकेशन के लिए, उस कॉज ऑफ एक्शन पर उसी को एडजुडिकेशन करना चाहिए, उससे इंफीरियर कोर्ट को एडजुडिकेशन नहीं करना चाहिए। ये पूरी दुनिया में मान्यता प्राप्त विधिक सिद्धांत है। ठीक है, क्योंकि पर्टिकुलर कॉज ऑफ एक्शन ऐसी तकनीकियों से, ऐसी टेक्निकलिटीज से ग्रसित हो सकता है जिस पर एक मैच्योर माइंड का एप्लीकेशन चाहिए। इसलिए विभाजन करते हैं वाद कारणों का। हम लोगों ने सीआरपीसी में, बीएनएसएस, उसमें भी देखा कि मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय मामले और सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय मामले, यही ठीक है क्लासिफिकेशन हम लोग सीपीसी में भी कुछ देखा है और कुछ देखेंगे। ठीक है, कुछ तो तब देखा था जब धनी अधिकारिता के बारे में बात चल रही थी, और अब कुछ देखेंगे जब इसके बाद 15, 16, 17, 18, 19 और 20 पढ़ेंगे। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन पूरी दुनिया में इस बात को लेकर कि ऑन अ पर्टिकुलर कॉज ऑफ एक्शन अ पर्टिकुलर जुडिशियल फोरम शुड एडजुडिकेट, एक विशेष वाद कारण पर एक विशेष न्यायालय को ही सुनवाई करनी चाहिए। पूरी दुनिया में यह सिद्धांत मान्यता प्राप्त है कि जुडिशियल प्रोसीडिंग्स में कपट, इसका प्रयोग नहीं होना चाहिए। कपट है क्या? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कपट को कुछ बताता हो?
बीएनएस कपट को कुछ बताती हो, एक सामान्य परिभाषा, ठीक है, जो कपट की ली जाती है, वो कपट की जो सामान्य परिभाषा वो ये जानबूझकर धोखा देना, जानबूझकर। और सिर्फ जानबूझकर धोखा ही नहीं देना, बल्कि ये धोखा इस आशय से दिया जाए कि दूसरे को या तो नुकसान हो और या आपको लाभ हो, ठीक है, इस आशय से धोखा देना, या तो हमें लाभ हो जाए या दूसरे को नुकसान हो जाए। ये दूसरा कोई हो सकता है, इस दूसरे को आप जान सकते हैं और इस दूसरे को हो सकता है आप जाने ही नहीं। आप दूध के नाम पर पानी बेचने के लिए घर से चले, आप धोखा किन्हें देंगे पता नहीं, क्योंकि वो दूध कौन खरीदने आएगा पता नहीं। ए खरीदेगा, बी खरीदेगा, सी खरीदेगा, डी खरीदेगा, बट ये नहीं कहा जा सकता कि आप धोखा नहीं देने के लिए आश्रित निकले। और ये धोखा सिर्फ धोखा देने के लिए नहीं, जब हम सिर्फ धोखा देते हैं तो कानून उसका संज्ञान नहीं लेता, क्योंकि सिर्फ धोखा दिया अगर हमने, ठीक है, सिर्फ डेसिट है हमारे पार्ट पर, तो उसका जो उद्देश्य है वो मनोरंजन भी हो सकता है, होता है। फैंसी ड्रग्स आदि आदि प्रतियोगिताएं होती हैं, वहां डेसिट है, बट उससे अपने लिए लाभ या किसी के लिए हानि, अपने लिए लाभ ये भी जरूरी नहीं, किसी के लिए लाभ, किसी के लिए हानि, इस रूप में इसको जानना ज्यादा ठीक होगा। और जब आप लाभ और हानि इसका विचार किए बिना मीनिंग देर भाई, आपको लाभ और हानि इसकी चिंता ही नहीं है, और फिर कोई काम करते हैं तो वो काम कितना भी गलत क्यों ना हो, आपके दृष्टिकोण से, यानी सामाजिक दृष्टिकोण से, जो स्पिरिचुअल दृष्टिकोण है ऐसे कामों के प्रति, वो ये कहता है कि वो काम कभी गलत हो ही नहीं सकता। भगवान कृष्ण यही तो कहते हैं गीता में कि जय और पराजय की चिंता छोड़ो, लाभ और हानि की चिंता छोड़ो, ठीक है ना, क्योंकि लाभ और हानि की चिंता तुम छोड़ ही नहीं सकते, ठीक है, जब तक तुम बिल्कुल ठीक बात के पक्ष में खड़े नहीं हो जाओगे, तब तक लाभ और हानि की चिंता छूट ही नहीं सकती, ठीक है। ये ऐसे ही दवाई खाओगे तो ठीक ही होगे, ये हो ही नहीं सकता कि दवाई खाओ और ठीक ना हो, ठीक है। तो डेसिट, ये धोखा देना, जब इसलिए कि आप अपने लिए लाभ या किसी के लिए लाभ और किसी के प्रति हानि इसको उत्पन्न करें, तब ये जो धोखे का कृत्य है, तो ये जो डेसिटफुल एक्ट है, इसे हम कानून की भाषा में कपट कहते हैं, ठीक है। यू आर एक्टिंग फ्रॉडुलेंटली, आपने फ्रॉड किया है दूसरे के साथ, तब ये कहा जाता है, ठीक है ना। यानी कानून की भाषा में अगर बात करें तो कपट एक ऐसा कृत्य है जो एक व्यक्ति द्वारा जानबूझकर किसी के लिए लाभ और किसी को हानि पहुंचाने के दृष्टिकोण से किया जाता है। ये इस दृष्टिकोण से भी हो सकता है कि किसी को लाभ हो ऐसा जिसको लेने का वो हकदार नहीं है, भले ही अन्य को हानि न हो, ठीक है, दूसरे को हानि हो, भले ही किसी को लाभ न हो, ठीक है। तो इस प्रकार के कृत्य कपटपूर्ण कहे जाते हैं। तो ये इंटरनेशनली एक्सेप्टेड है कि आप अगर कपट से कुछ भी हासिल कर लेते हैं, इंक्लूडिंग द जजमेंट ऑफ ए कोर्ट, ठीक है ना, आपने न्यायालय पर कपट का प्रयोग किया या न्यायालय की कार्यवाहियों में कपट का प्रयोग किया, दोनों बातें हो सकती हैं। न्यायालय के प्रति कपट किया, मीनिंग देयर बाय ही वाज नॉट कॉम्पिटेंट,
to adjudicate on that particular point. But deceitfully, fraudulently, you have shown such a fact before the court, ठीक है, जिससे कि उसे यह लगने लगा आई एम कॉम्पिटेंट. ठीक है, अगर उसे सही स्थिति पता होती तो वो कभी भी उस पर्टिकुलर पॉइंट पर एडजुडिकेट नहीं करता. तो जब भी ये बात किसी भी न्यायालय के समक्ष प्रदर्शित कर दी जाएगी, कार्यवाही की प्रकृति कुछ भी हो, मीनिंग देयर बाय किसी भी न्यायालय के समक्ष, चाहे रिवीजन में, चाहे अपील में, चाहे रिट की प्रोसीडिंग्स में, चाहे किसी आनुषंगिक कार्यवाही में, अगर ये शो कर दिया जाता है कि द डिसीजन विच यू वांट टू इन्फोर्स that has been got by you fraudulently by practicing the fraud on the court, ठीक है, then proceeding का नेचर कुछ भी हो, the court before whom the proceeding is running will consider that judgment of the court or that degree of the court as a null and void. उसकी नजर में उस डिग्री का कोई महत्व नहीं होगा, वो तथ्य के तौर पर उसके समक्ष जरूर होगी, लेकिन कानून की निगाह में या उसकी निगाह में उसका महत्व शून्य होगा. और या फिर आपने न्यायालयीन कार्यवाहियों में जो कुछ प्रस्तुत किया, इनफैक्ट वो नहीं था जो आपने प्रदर्शित किया, यानी वो साक्ष्य नहीं था इनफैक्ट, लेकिन आपने बताया कि ये साक्ष्य है, यानी आपने मिथ्या साक्ष्य देकर डिग्री प्राप्त कर ली. तो अगर ऐसा है तो भी इंटरनेशनली ये एक्सेप्टेड है कि बाय प्रैक्टिसिंग अ फ्रॉड, इफ यू हैव गॉट समथिंग, देन दैट थिंग शुड नॉट बी बेनिफिटेड टू यू. ठीक है ना, उसे आपको लाभ नहीं पहुंचाना चाहिए, या लाभ आपको उससे हो, ये स्थिति निर्मित नहीं होनी चाहिए. ठीक है ना, ये इंटरनेशनली एक्सेप्टेड है. दूसरी बात, हम फ्रॉड कर नहीं रहे थे, कुछ नहीं कर रहे थे, लेकिन कोर्ट जो डिसाइड कर रहा था उसका कानून के संबंध में इनकरेक्ट व्यू ये बन गया. ये तो हो सकता है, गलती कोर्ट की भी नहीं है, क्योंकि जब आपका दृष्टि, ठीक है, आपकी दृष्टि में दोष उत्पन्न हो जाता है, तो आपको पता नहीं होता कि हमारी दृष्टि में दोष उत्पन्न हुआ है, इसलिए चीजें हमें इस प्रकार दिखाई दे रही हैं. आपका कोई दोष नहीं है, आप निर्दोष, क्योंकि आपकी दृष्टि ठीक नहीं है. लेकिन फिर भी आपकी दृष्टि में दोष तो है, और इस दोष के कारण किसी को नुकसान अगर हो रहा है तो उस नुकसान न हो, वो नुकसान ऐसी व्यवस्था ठीक लोगों को करनी ही चाहिए. यानी इंटरनेशनली ये भी एक्सेप्टेड है कि अगर इनकरेक्ट व्यू, whether that incorrect view has a relation with the international law or the domestic law, ठीक है, यानी उस देश का कानून, जिस देश से संबंधित विवाद, हम तो भारत की बात कर रहे हैं, यानी भारत में अगर वो विवाद उत्पन्न हुआ होता तो वो जिस इंडियन लॉ के मुताबिक डिसाइड किया गया होता, ठीक है ना, उस इंडियन लॉ का इनकरेक्ट व्यू, जानबूझकर नहीं, क्योंकि इनकरेक्ट कभी भी जानबूझकर नहीं होता. ठीक है, इनकरेक्ट बात अलग है, और रिजेक्शन ऑफ द लॉ, ठीक है, यह अलग है. हमने कहा ना, शब्दों को समझना पड़ेगा, शब्दों की इंट्रिंसिक वैल्यू को समझना पड़ेगा. जैसे होता क्या है,
शेयर, कंपनी की शेयर की जो वैल्यू है, जो इंट्रिंसिक वैल्यू है उसकी, जो उसकी उसका आंतरिक मूल्य है, वो किस बात से तय होता है? जब इकोनॉमिस्ट किसी भी कंपनी की आंतरिक मूल्य को तय करते हैं, उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू अर्थात उसके शेयर की इंट्रिंसिक वैल्यू को तय करते हैं, तो वो क्या पैमाना लगाते हैं? वो ये कहते हैं कि किसी भी शेयर की इंट्रिंसिक वैल्यू वो है कि कंपनी घाटे में जाने लगी, लेकिन जो शेयर होल्डर है वो ये विश्वास कर रहा है कि आज घाटे में जा रही है, जाने दो। मैनेजमेंट इतना बेहतर है कि ये टाइम है, खराब समय आ गया है, इसलिए घाटे में जा रही है, वो निकालेगा नहीं। ठीक है, ये क्रेडिबिलिटी, इसे हम लोग सामान्य भाषा में क्रेडिबिलिटी कहते हैं, और वो इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ द कंपनी कहते हैं। ठीक है, जैसे यहां भी होता है, उन्होंने कहा अरे फलाने के दिन खराब है, आदमी बहुत ठीक है। ठीक है, ये है उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू। और इसी को तुलसीदास इस भाषा में कहते कि धीरज धर्म मित्र और नारी आपत्तिकाल परखिए चारी। ठीक है ना, तो आपकी इंट्रिंसिक वैल्यू तभी निकलती है। ठीक है ना, तो शब्दों को समझना चाहिए। इनकरेक्ट व्यू, ये अलग बात है। इनकरेक्ट व्यू में हम निर्दोष हैं, हमारा व्यू खराब हो गया तो हम क्या करें? ठीक है ना, हम कुछ भी नहीं कर सकते उसमें, हमारा व्यू इनकरेक्ट है, हमने कुछ किया नहीं, मेरी कोई सक्रिय भूमिका नहीं है, मेरा कोई एक्टिव पार्टिसिपेशन नहीं है उस इनकरेक्ट व्यू में। लेकिन रिजेक्शन अगर हमने इंडियन लॉ का किया, अब मेरे पार्ट पर एक्टिव रोल है, हम इंडियन लॉ के इनकरेक्ट व्यू अर्थात इंडियन लॉ को समझने में गड़बड़ी किए हैं, ऐसा नहीं है। हम जानबूझकर इंडियन लॉ को लागू नहीं कर रहे, जबकि अंतरराष्ट्रीय राष्ट्रों के बीच जो सभ्य सिद्धांत संबंधों को विनियमित करने के लिए मौजूद हैं, उनमें यह कहा गया है कि प्रत्येक राष्ट्र को दूसरे राष्ट्र की विधियों का आदर करना चाहिए। तो इनकरेक्ट व्यू, दैट इज द डिफरेंट मैटर, एंड रिजेक्शन ऑफ इंडियन लॉ, दैट इज द डिफरेंट मैटर। लेकिन दोनों स्थितियों में डिसीजन गलत होगा, यह तय है। ठीक है, डिसीजन तो दोनों में गलत होगा। ठीक है ना, फॉरेन जजमेंट जो होगा वो तो दोनों स्थितियों में गलत होगा, इनकरेक्ट व्यू हो तो भी और रिजेक्शन हो तो भी। लेकिन इनकरेक्ट व्यू अलग बात है, रिजेक्शन अलग बात है। इसलिए दोनों में से कुछ भी हो, डिसीजन गलत होगा। ठीक है ना, तो अगर रिजेक्शन ऑफ एनी लॉ है which may be applicable on that particular dispute which has been presented before the court by the parties, अगर ये स्थिति है, ठीक है, और इनकरेक्ट व्यू की है चाहे रिजेक्शन ऑफ लॉ की, फिर भी उस जजमेंट को मान्यता नहीं मिलनी चाहिए। ये इंटरनेशनली एक्सेप्टेड है, दुनिया के सभी देशों में स्वीकार किया गया। ठीक है, और इसी ढंग की एक और बात है कि अगर हमने कहा ना, दुनिया की विधिक व्यवस्थाओं में और दुनिया भर के आदमियों में भी कुछ डिफरेंट है और कुछ कॉमन है। ठीक है, आपको मिठाई अच्छी लगती है, नहीं लगती, लेकिन चीजों के प्रति जो व्यू है वो उसमें कुछ ऐसा होता है जो हम सब में कॉमन है। उसी के बारे में हमने बात की थी कि अगर गायब होने की ताकत आ जाए तो सबसे पहले क्या करोगे? ये विचार करके देखोगे तो खुद पता लग जाएगा कि ये जो नैतिक व्यक्ति दिखाई देता है ये बड़ा धूर्त होता है, क्योंकि हम भी नैतिक हो, तुम भी नैतिक हो, न धार्मिक हम है न तुम हो। और धार्मिक व्यक्ति को गायब होने की चीज मिले न मिले,
वो कुछ गलत सोच ही नहीं सकता, सोच ही नहीं सकता। और इसका भी अनुभव आप कर सकते हैं, हमने कई बार कहा कि जिन बातों को मन से गलत मानते हो, कोई देख रहा नहीं देख रहा इससे मतलब ही नहीं, ठीक है, वो कभी करते ही नहीं हो। हमने कहा ना कि लाश छुई तो हाथ धोए बिना, नहाए बिना खाना कभी नहीं खाते। किसी ने देखा या नहीं देखा इसका सवाल ही नहीं, ठीक है। तो बातें अलग अलग है कुछ, लेकिन कॉमन भी होता है। तो ऐसा ही है दुनिया भर की विधिक व्यवस्थाओं में एक चीज और कॉमन है, वो ये कि मेरे यहां लागू कानून के मुताबिक जो बात गलत है, ठीक है, आपके यहां लागू कानून के मुताबिक भले ही वो बात ठीक हो, ठीक है, आपके यहां जो कानून लागू है, क्योंकि दुनिया के सारे देशों में कुछ कानून, ठीक है, अलग अलग भी हैं, यानी विधिक व्यवस्थाओं में कुछ अनकॉमन भी है और विधिक व्यवस्थाओं में कुछ कॉमन भी है। तो जो कुछ अनकॉमन है उसके मुताबिक हमारे देश में जो कुछ कानूनन गलत है, हो सकता है आपके देश में कानूनन सही हो। आप अपने देश के मुताबिक डिसाइड कर रहे थे और उससे कानूनन आपने सही पाया, लेकिन लागू वो हमारे यहां होना है और हमारे यहां वो कानूनन गलत है, तो हम अपने यहां उसे लागू नहीं करेंगे, ठीक है ना। और ये इंटरनेशनली एक्सेप्टेड है। हां, अगर ये 5-6 बातें नहीं हैं, ठीक है ना, अगर ये 5-6 बातें जो विदेशी निर्णय को दूषित कर रही है, ठीक है ना, ये ना हो, तो फिर विदेशी निर्णय को यहां स्वीकार कर लेने में निश्चय तौर पर कोई बुराई नहीं है, क्योंकि दुनिया के सारे जुडिशियल सिस्टम उसी ढंग से काम करते हैं जिस ढंग से आपका जुडिशियल सिस्टम काम करता है, ठीक है ना। ढंग लगभग वही होता है। हां, ये 5-6 चीजें हो सकती हैं जो ढंग में गड़बड़ पैदा कर सकती हैं, और अगर ये 5-6 चीजें हैं या इनमें से एक भी है तो फॉरेन जजमेंट को यहां लागू नहीं होना चाहिए। अदरवाइज फॉरेन जजमेंट को यहां लागू न करने का कोई न्यायोचित आधार दिखाई नहीं देता, ठीक है ना। और हमने आपसे कई बार कहा कि कानून सिर्फ और सिर्फ वो होता है जो होना चाहिए, इसके अलावा कुछ होता ही नहीं, ठीक है। बड़ी मजेदार बात है कि कानून सिर्फ वही होता है जो होना चाहिए, लेकिन क्या होना चाहिए बस यही आपको नहीं मालूम है, ठीक है। क्या होना चाहिए यही नहीं मालूम है। और मजेदार और भी है कि अगर जरा ठीक से देखा जाए चीजों को तो बड़ी आसानी से पता लगता है कि क्या होना चाहिए, लेकिन ठीक से देखा जाए, और ठीक से देखने की जो पद्धति है वो क्या है, वही जो कृष्ण गीता में कह रहे हैं कि लाभ हानि जय पराजय, इस सबको अलग रखिए, क्योंकि यही है जो आपको ठीक से अलग ले जाती है। इसके अलावा कोई चीज नहीं है। अगर तुम्हें कोई लाभ नहीं है, तुम्हें कोई नुकसान नहीं है, तो फिर तुम वही कहोगे जो ठीक होगा। कभी देख लो, कभी देख लो, पंच जब किसी को स्वीकार किया जाता है और वाकई वो ऐसा व्यक्ति जिसका दोनों में से कोई मतलब नहीं है किसी से, तो फिर वो ठीक ही बात कहता है, गलत कहेगा ही नहीं। क्यों कहे, उसको कोई लाभ ही है। इसका मतलब गलत ये कब है, जब लाभ और हानि ये तत्व तो आपके साथ काम कर रहा है। अन्यथा भूल होगी, अन्यथा हो सकता है गलत हो जाए, लेकिन वो भूल है और भूल सदैव क्षम्य है, ठीक है। इसीलिए कृष्ण कह रहे हैं कि लाभ हानि पाप पुण्य सब भावों से मुक्त हो जाओ, ठीक है, सब कुछ छोड़ दो, लेकिन लाभ हानि छूटेंगे नहीं ऐसे, इतनी आसानी से कैसे छूट जाएंगे, ठीक है, वो छूट ही नहीं सकते। तो ये जो फॉरेन जजमेंट है,
इसको स्वीकार न करने का कोई औचित्य दिखाई नहीं देता, क्योंकि ये 6 इंफॉर्मिटीज जो इसको गड़बड़ कर सकते हैं उससे मुक्त है। इसलिए फॉरेन जजमेंट को हमारे यहां भी उन्होंने निश्चायक माना है और न मानने का कोई कारण दिखता नहीं। इसीलिए आप सेक्शन 13 को पढ़ेंगे तो वो कहता है विदेशी निर्णय उसके द्वारा उन्हीं पक्षकारों के बीच या उसी हक के अधीन मुकदमा करने वाले ऐसे पक्षकारों के बीच जिनसे व्युत्पन्न अधिकार के अधीन वे या उनमें से कोई दावा करते हैं प्रत्यक्षता न्याय निर्णित किसी विषय के बारे में वहां के सिवाय निश्चायक होगा। जहां पूर्व में जो धारा 13 में भाषा लिखी है इसे स्पष्ट करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये 10 और 11 में प्रयुक्त की गई भाषा के अनुरूप ही है, ठीक है ना। उसी हक के अधीन मुकदमा करने वाले प्रत्यक्षता और सारता विवाद्य विषय वही है, ठीक है। उन्हीं पक्षकारों के बीच या उनसे व्युत्पन्न अधिकार के अधीन दावा करने वाले व्यक्तियों के बीच दोबारा एडजुडिकेशन का प्रयत्न और प्रयास ये हो रहा है। सारी भाषा वही है जो कि पूर्व में ही फॉरेन कोर्ट द्वारा डिसाइड किया जा चुका है। तो फॉरेन कोर्ट का जो जजमेंट है वो क्या है? निश्चायक साक्ष्य, ठीक है। इस बात का, किस बात का जो इशू है वो किसके पक्ष में डिसाइड होना चाहिए, इस बात का, ठीक है ना। क्योंकि ऑलरेडी वो डिसाइडेड है फॉरेन जजमेंट से, और फॉरेन जजमेंट क्या है वो आपको डेफिनेशन क्लास में उन्होंने बता दिया। ऐसे फॉरेन जजमेंट को उन्होंने कहा है कि विदेशी न्यायालय द्वारा दिया गया निर्णय, और विदेशी न्यायालय क्या है? ऐसा न्यायालय जो भारत के राज्य क्षेत्र के बाहर स्थित है और न तो भारत सरकार द्वारा स्थापित किया गया और न ही भारत सरकार के प्राधिकार से संचालित है, उसका निर्णय निश्चायक है। ये 6 इंफॉर्मिटीज उसमें न हो तो निश्चायक, अगर ये 6 इंफॉर्मिटीज हैं तो निश्चायक नहीं, क्योंकि ये 6 इंफॉर्मिटीज अगर उसमें नहीं होंगी तो बिल्कुल उसी भाव में उसने डिसाइड किया होगा, लाभ हानि जय पराजय सारी चिंताओं से मुक्त होकर उसने डिसाइड किया होगा, इसलिए फिर वो एकदम ठीक है। पहली इंफॉर्मिटी उसने कहा वो सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा नहीं सुनाया गया। अब देखिए ये जो शब्दावली आई है वो सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा नहीं सुनाया गया, इसको समझ लेने की जरूरत है। इसको समझ लेने की जरूरत इसलिए है कि यहां जुरिडिक्शन, सक्षम अधिकारिता न्यायालय, कोर्ट ऑफ कॉम्पिटेंट जुरिडिक्शन, उसी को तो सक्षम अधिकारिता न्यायालय कहते हैं। तो डोमेस्टिकली कोर्ट ऑफ कॉम्पिटेंट जुरिडिक्शन अलग ढंग का माना जाता है और इंटरनेशनली कोर्ट ऑफ कॉम्पिटेंट जुरिडिक्शन अलग ढंग का माना जाता है। इसीलिए इसको समझ लेने की जरूरत है, बिकॉज वी आर डिस्कसिंग अबाउट द फॉरेन जजमेंट, दैट इज व्हाई वी कैन नॉट अप्लाई दैट कॉन्सेप्ट ऑफ जुरिडिक्शन, ठीक है ना, विच वी विल अप्लाई डोमेस्टिकली, ठीक है ना। हम उस कॉन्सेप्ट को अप्लाई नहीं करेंगे। हमारे यहां जब डोमेस्टिकली डिसाइड करते हैं तो सक्षम अधिकारिता न्यायालय सिविल लिटिगेशन के लिए कैसे डिसाइड करते हैं कि जुरिडिक्शन ऐसो सब्जेक्ट मैटर होना चाहिए, ठीक है ना, पिक्यूनरी जुरिडिक्शन होना चाहिए और लोकल होना चाहिए, ठीक है। 3 जुरिडिक्शन होने चाहिए कोर्ट में, तब सिविल लिटिगेशन के लिए डोमेस्टिकली हम ये कहते हैं कि दिस कोर्ट इज कोर्ट ऑफ कॉम्पिटेंट जुरिडिक्शन। जब फॉरेन जजमेंट के बारे में बात चलेगी तो इंटरनेशनल व्यू जुरिडिक्शन के संबंध में जो है उसको देखेंगे, ठीक है। और इंटरनेशनल व्यू जो जजमेंट उसके जुरिडिक्शन के संबंध में है वो ये कहता है कि न्यायालय को जिसने डिसाइड किया हमारे देश के कानून के मुताबिक भले ही जुरिडिक्शन एज टू सब्जेक्ट मैटर था या नहीं, इससे लेना देना नहीं, ठीक है ना। हो सकता है हमारे यहां जो मामला सिविल कोर्ट डिसाइड करता है वहां रेवेन्यू कोर्ट डिसाइड करता हो, इसका मतलब नहीं। केवल 2 चीजें देखी जाएंगी,
सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा डिसाइड नहीं किया गया। केवल दो चीजें इस हेड में देखेंगे हम, आगे बात आ सकती है, आएगी तो आएगी, जब आएगी तब हम देखेंगे। फिलहाल जिस बात पर हम बात कर रहे हैं, जिस पॉइंट पर, उस पॉइंट पर रहिए। पहला पॉइंट है जुडिक्शन से संबंधित, और जुडिक्शन का यह पॉइंट डिसाइड किया जाएगा कैसे? इंटरनेशनल व्यू के मुताबिक। और इंटरनेशनल व्यू यह कहता है कि उस कोर्ट को जुडिक्शन होगा जिस कोर्ट के, ठीक है, क्षेत्राधिकार में वाद कारण उत्पन्न हुआ। ये तो सब जगह एक्सेप्टेड है, हमारे यहां भी एक्सेप्टेड है। और उस न्यायालय को प्रतिवादी, प्लेंटिफ नहीं, डिपेंडेंट, ये नियंत्रण प्राप्त होना चाहिए। अगर जिस कोर्ट में आपने वहां फाइल किया था, उस कोर्ट के नियंत्रण की सीमा में डिफेंडेंट नहीं था, ठीक है ना, प्रतिवादी नहीं था, तो इंटरनेशनल सेंस में उस कोर्ट को जुडिक्शन नहीं था, ठीक है ना। इंटरनेशनल सेंस में भले ही काज ऑफ एक्शन वहीं एराइज हुआ हो, हमारे यहां है। जब हम लोग देखेंगे प्लेस ऑफ सुइंग, आगे देखेंगे 16, 17, 18, 19 और 20, तो वहां कहेगा कि या तो आइदर काज ऑफ एक्शन हो और डिफेंडेंट निवास करता हो। यहां एंड है, यहां एंड है, काज ऑफ एक्शन भी एराइज हो और प्रतिवादी न्यायालय की अधिकारिता की सीमा में चाहे निवास करता हो, कारोबार करता हो, कुछ भी करता हो, लेकिन उसके नियंत्रण में होना चाहिए। अगर नियंत्रण में नहीं है तो डिसाइड नहीं हो सकता। इस विषय पर प्रीवी काउंसिल का एक मुकदमा पूर्व से डिसाइडेड है, और हमने आपसे कहा कि प्रीवी काउंसिल के मुकदमे आज भी लागू होंगे डिसीजंस, या तो उच्चतम न्यायालय बदल दे, बदलेगा तभी जब लीगल प्रिंसिपल गलत डिसाइड हो। तो वो मुकदमा डिसाइड है गुरुदयाल वर्सेस राजा फरीद कोर्ट, ठीक है। तो गुरुदयाल वर्सेस राजा फरीद कोर्ट, इसमें समस्या यही थी कि फरीद कोर्ट में काज ऑफ एक्शन था, फरीद कोर्ट में काज ऑफ एक्शन था, लेकिन प्रतिवादी जिसे बनाया गया था वो सिंध का रहने वाला था, ठीक है। फरीद कोर्ट में काज ऑफ एक्शन, सिंध का वो रहने वाला। प्लेंटिफ ने फरीद कोर्ट के न्यायालय में काज ऑफ एक्शन उत्पन्न होने के आधार पर उस समय मुकदमा दायर किया जब प्रतिवादी फरीद कोर्ट के न्यायालय की अधिकारिता की सीमाओं से निकलकर सिंध की जो सीमा थी वहां निवास करने लगा था। डिग्री हो गई, ठीक है। लेकिन फरीद कोर्ट के कोर्ट को सिंध के, ठीक है, सिंध में क्या माना गया? विदेशी न्यायालय, ठीक है ना। टेरिटोरियल, क्षेत्रीय मामले कुछ भी हों, ठीक है, लेकिन हम तो विदेशी न्यायालय का निर्णय कब विसंगत होता है, कब सुसंगत होता है, इसके संबंध में पारित विधिक सिद्धांतों की चर्चा कर रहे हैं ना। तो विधिक सिद्धांत जो वहां लेट डाउन हुआ वो तो आज भी एप्लीकेबल है। तो वहां फरीद कोर्ट के न्यायालय द्वारा पारित डिग्री जब सिंध में एग्जीक्यूट कराने की कोशिश हुई तो सवाल यह उठा कि फॉरेन जजमेंट कब लागू कराया जाए, क्योंकि सीपीसी तो 1860 में आ गई, ठीक है। 1858 में ही शायद पहली बार बन गई थी ना, नहीं 1858 में, या पहली बार शायद 1858 में, फिर 1898 की आई, फिर 1908 की आई, ऐसे करके है ना। और न भी हो सीपीसी, न भी हो तो भी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में भी तो बहुत सारे विधिक सिद्धांत हैं जिनको धाराओं के रूप में शामिल कर दिया, ठीक है ना। पहले विधिक सिद्धांत है, फिर धाराओं के रूप में उसे शामिल कर दिया। देखेंगे कॉन्ट्रैक्ट जब पढ़ेंगे तब देखेंगे। जैसे आपके क्षतिपूर्ति के सिद्धांत हेडल वर्सेस वेस्टर्नडेल पे हैं, ठीक है, बहुत सारे।
विधिक सिद्धांत जो कि धाराओं के रूप में इनेक्ट कर दिए गए, तो वही यहां है। तो फॉरेन जजमेंट को एग्जीक्यूट कराने की कोशिश हुई, तो यह कहा गया कि यह इंटरनेशनली जुडिक्शन के संबंध में सिद्धांत है। क्या कि वो काज ऑफ एक्शन ये तो होना ही चाहिए, साथ ही साथ प्रतिवादी भी संबंधित न्यायालय के नियंत्रण में होना चाहिए। यह शर्त इसलिए लगाई कि न्यायालय जो कुछ डिसाइड करेगा आखिर उसे लागू कैसे कराएगा, अगर प्रतिवादी उसके नियंत्रण में है ही नहीं, ठीक है। और उसी न्यायालय से कहा गया कि एग्जीक्यूट कराओ अपनी डिग्री, तो न्यायालय कराएगा कैसे एग्जीक्यूट, और जो अपना निर्णय वो एग्जीक्यूट ही नहीं करवा पाएगा, तो वर्ल्ड वाइड जो न्यायालय की गरिमा है उसको ठेस पहुंचेगी, ठीक है ना। एग्जीक्यूट तभी करा पाएगा जब प्रतिवादी उसकी अधिकारिता की जो सीमा है उसमें हो, ताकि उसके नियंत्रण में हो, ताकि वो विमर्श कर सके कि डिग्री का पालन करो। तो यह कहा गया कि इस पर्टिकुलर मामले में इंटरनेशनल सेंस में, डोमेस्टिक सेंस में नहीं, इंटरनेशनल सेंस में जुडिक्शन का अभाव था, ठीक है ना। और जब इंटरनेशनल सेंस में हो या डोमेस्टिक सेंस में हो, जब भी डिग्री विदाउट जुडिक्शन पास की जाएगी तो दैट विल बी नल एंड वॉइड, उसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। तो इंटरनेशनल सेंस में जुरिडिक्शन संबंधित न्यायालय में होना चाहिए, जिस न्यायालय का निर्णय हम हिंदुस्तान में फॉरेन जजमेंट के रूप में इन्फोर्स कराना चाहते हैं, तभी हम उसे लागू करा पाएंगे। अगर इंटरनेशनल सेंस में जुडिक्शन का अभाव था तो उस फॉरेन जजमेंट को लागू कराने के बारे में सोचा ही नहीं जाएगा, क्योंकि इन 6 में से एक भी इंफॉर्मिटी नहीं होनी चाहिए, एक भी, एक या एकाधिक अगर मौजूद है तो फॉरेन जजमेंट लागू नहीं होगा, नियम ये है, ठीक है ना। हां, फॉरेन कोर्ट को इंटरनेशनल सेंस में जुडिक्शन था, लेकिन उसने अपने जुडिक्शन का गलत उपयोग किया, तो तुम्हें वहां अपील में जाना चाहिए था, तो रिवीजन में जाना चाहिए था, ठीक है ना। इर्रेगुलर एक्सरसाइज ऑफ जुडिक्शन है, अनियमित प्रयोग है, ये अलग बात है। ये तो हमने पहले भी कहा कि जुडिक्शन का अनियमित प्रयोग है, तो डिग्री ठीक है, लागू की जाएगी। क्यों? आप अपील में जाते, रिवीजन में जाते, डिग्री ठीक, लेकिन जुडिक्शन ही नहीं था, तब डिग्री नल एंड वॉइड है। ये जब हम लोग जुडिक्शन एज टू सब्जेक्ट मैटर पर बात कर रहे थे तो बात उठी थी, तो वो बात यहां भी लागू। तो इंटरनेशनल सेंस में जुडिक्शन होना चाहिए। सेकंड थिंग क्या होना चाहिए, कहता है वह मामले के गुण के आधार पर नहीं दिया गया, यानी अगर सेकंड इंफॉर्मिटी यह है तो भी फॉरेन जजमेंट लागू नहीं होगा, ठीक है ना। पहली नहीं है लेकिन दूसरी है, पहली भी है और दूसरी भी है, दोनों बातें हो, तो चाहे पहली दशा हो चाहे दूसरी, यानी पहली और दूसरी दोनों इंफॉर्मिटीज हैं, या केवल पहली या केवल दूसरी, इनमें से कोई स्थिति हो, फॉरेन जजमेंट लागू नहीं होगा, दोनों ही नहीं होनी चाहिए। कहता वह मामले के गुणागुण पर नहीं दिया गया। गुणागुण पर हमने आपसे पहले भी कहा कि डिसाइड करने के तो बहुत सारे तरीके हैं। प्रतिवादी बदतमीज है या प्रतिवादी की किसी गलती के कारण मामला निर्णित हो गया, ये भी निर्णय का तरीका है। प्रतिवादी से कहा गया कि आप अमुक काम करेंगे, उसने किया ही नहीं, अन्यथा आपकी जो प्रतिरक्षा है उसे हम रोक देंगे, ठीक है, आपको डिफेंस नहीं करने देंगे। प्रतिवादी ने वो काम ही नहीं किया, हमने उसे डिफेंस नहीं करने दिया, तो जब डिफेंस हुआ ही नहीं तो मामला डिग्री हो ही जाएगा। मामला तो निर्णित हुआ है लेकिन गुणागुण पर निर्णित नहीं है, ठीक है। काहे पर निर्णित है? प्रतिवादी के दोष के आधार पर,
ठीक है, जब हम लोग हिंदू विवाह अधिनियम पढ़ते हैं तो वहां आता है कि तलाक के सिद्धांत कितने हैं, तो वहां तलाक के 3 सिद्धांत बताए जाते हैं। विवाह के असमाधेय भंग का सिद्धांत, विवाह का ऐसा भंग हुआ है जिसका समाधान नहीं हो सकता, और विवाह का जो भंग हो गया तो उसकी आधिकारिक घोषणा आप न करें, इससे कोई लाभ नहीं होगा। आदमी मर गया, आप डिक्लेयर न करें तो मर तो गए ही है। तो विवाह काहे के लिए था? फॉर द डिस्चार्ज ऑफ मॉर्टियल ऑब्लिगेशंस, और वो डिस्चार्ज हो नहीं रहे, तो विवाह का भंग तो हो ही गया है। आप उसे डिक्लेयर करो न करो, क्या फर्क पड़ता है? और ऐसा भंग हुआ है कि समाधान नहीं हो सकता। 20 साल से पार्टीज आर लिविंग सेपरेटली। मत करिए आप विवाह का डिसॉल्व होना डिक्लेयर, अर्थात तलाक मत करिए, तो क्या क्या हो जाएगा? कुछ भी तो नहीं हो रहा। इसी आधार पर विवाह के असमाधेय भंग का सिद्धांत विकसित हुआ है, जिसे हमारे यहां सहमति से तलाक या 13(2) 1 और 2 की कंजुअल, ठीक है, रिस्टोरेशन ऑफ कंजुअल राइट्स की डिग्री पास हो गई, या 125 सीआरपीसी जो अब 144 बीएनएसएस है उसके अंतर्गत मेंटेनेंस की डिग्री पास हो गई, और 1 ईयर हो गया है, लेकिन इसके बाद भी पक्षकारों के बीच सहवास आरंभ नहीं हुआ। इसलिए अब विवाह का असमाधेय भंग माना जाना चाहिए, और उस सिद्धांत के आधार पर यह ग्राउंड ऑफ डाइवोर्स शामिल किए गए। ठीक है, वहां दोषिता सिद्धांत भी है। एक है दोषिता सिद्धांत, 13 भी हम गलत बोल गए, सहमति का सिद्धांत अलग है, सहमति के सिद्धांत पर 13 भी है, ठीक है ना। और दोषिता सिद्धांत तीसरा है। दोषिता सिद्धांत में क्या है? एक पक्षकार दोषी है, एक पक्षकार दोषी है, उसने क्रूरता की है दूसरे के साथ, इसलिए तलाक मिलना चाहिए। एक पक्षकार ने अभित्यजन किया है दूसरे का, इसलिए तलाक मिलना चाहिए। तो क्रूरता, अभित्यजन आदि क्या है? दोषिता सिद्धांत के आधार पर है, ठीक है ना। और असमाधेय भंग के सिद्धांत के आधार पर 13(2), और सहमति के सिद्धांत के आधार पर 13(b), ठीक है, अलग अलग मामला है। ऐसे ही जो मामलों को निर्णित करने के तरीके हैं, उनके ग्राउंड्स वो भी अलग अलग है। मेरिट पर डिसाइड होना ये भी है, गुणागुण, मेरिट को हिंदी में क्या बोलते हैं? गुणागुण। मामले के गुणागुण के आधार पर डिसीजन, एक बात। प्रतिवादी के दोष के कारण डिसीजन, दूसरी बात। प्रतिवादी से कहा गया था कि आप इनका किराया दे दें, नहीं दिया, हमने प्रतिरक्षा रोक दी। प्रतिरक्षा रुक जाने के कारण वो कोई डिफेंस दे ही नहीं पाया, इसलिए मामला डिसाइड हो गया, लेकिन गुणागुण पर नहीं। कौन सही कौन गलत ये फैसला ही नहीं हुआ, डिफेंस रुक गया था। प्रतिवादी, ठीक है, किसी कार्य के किए जाने के लिए नियत दिनांक पर उस काम को नहीं किया, इसलिए उस पर कास्ट लगाई गई, प्रतिकारात्मक खर्च है जो धारा 35, 35A, 35B वहां आएगा। आपने वो कास्ट ही नहीं दी, आपका डिफेंस रुक गया। यानी प्रतिवादी के दोष के कारण निर्णय ये भी हो सकता है, वादी की गड़बड़ इसके कारण निर्णय ये भी हो सकता है। ठीक है, सूट डिसमिस हो गया, वादी हाजिरी नहीं है, यानी पक्षकार के दोष इसके कारण मामले में निर्णय ये भी हो सकता है। और मामले के गुणागुण पर निर्णय हो यह भी हो सकता है, या जो न्याय सुआत्मा और सदविवेक हमें इल्हाम हुआ और हमने डिसाइड कर दिया, यह भी हो सकता है। लेकिन ये कुछ भी गुणागुण पर नहीं है। जब गुणागुण पर दिया गया
यानी हमने आपकी बात सुनी, आपका अभिवचन, उस पर दिया गया साक्ष्य, इनका अभिवचन, इनके द्वारा दिया गया साक्ष्य, सब लिया और फिर यह तय किया कि आप सही, आप गलत। यानी व्हेन आई हैव डिसाइडेड जुडिशियली, जब हमने न्यायिक तौर पर निर्णित किया है मामले को, तब यह कहा जाता है कि मामला गुणागुण पर। तो फॉरेन कोर्ट का जजमेंट है, लेकिन वो प्रतिवादी के दोष के कारण दिया गया जजमेंट है, ठीक है ना। प्रतिवादी के दोष के कारण दिया गया जजमेंट है, या वादी की किसी गलती के कारण दिया गया जजमेंट है, टेक्निकल ग्राउंड्स पर दिया गया जजमेंट है, तो उसे हिंदुस्तान में लागू नहीं कराया जा सकता। अर्थात तब वो पक्षकारों के बीच निश्चायक नहीं है, अर्थात सेकंड सूट आ जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर वो गुणा गुण पर है और पहली जो इन्फॉर्मिटी है वो भी उसमें नहीं है, तो फिर वो निश्चायक है पक्षकारों के बीच और सेकंड सूट नहीं आएगा, ठीक है ना। तीसरा कहता, कार्यवाहियों के सकृत दर्शन है, यह स्पष्ट है कि वह अंतरराष्ट्रीय विधि के बोध पर या भारत की विधि को उन मामलों में जिनको वह लागू है मान्यता देने से इनकार करने पर आधारित है। सकृत दर्शन है, यह अपने आप में एक शब्द है। बहुत खोज करने पर पता लगा कि तुम नीच व्यक्ति हो, ये एक बात है, और तुम्हें देखते ही पता लगा कि तुम नीच व्यक्ति हो, ये दूसरी बात, ठीक है। सकृत दर्शन है, मीनिंग दरबाई बस देखा और दिखाई दिया, कुछ और किया ही नहीं। इसे देखा और पहली बार में लगा कि बड़ा भौंडा, बहुत रफ बना के रख दिया। ये सकृत दर्शन है, स्पष्ट है, ऊपर से बहुत बढ़िया है, अंदर जब किया तब पता लगा कि गड़बड़ है, वो सकृत दर्शन है, स्पष्ट नहीं है, पिछली दो इन्फॉर्मिटीज नहीं है। लेकिन सकृत दर्शन है, यह स्पष्ट है कि वह अंतरराष्ट्रीय विधि के अशुद्ध बोध, अंतरराष्ट्रीय विधि का जानबूझकर किया गया उल्लंघन नहीं है, लेकिन अंतरराष्ट्रीय विधि के अशुद्ध बोध पर आधारित, गलत समझ लिया गया अंतरराष्ट्रीय विधि को, ठीक है ना। क्योंकि गलत समझ लिया गया, इनकरेक्ट व्यू है, और वो इनकरेक्ट व्यू मामले के सकृत दर्शन है, स्पष्ट है, देखते ही पता लग रहा है ऐसा गड़बड़ है। अगर सकृत दर्शन है स्पष्ट नहीं है, इंटरनेशनल लॉ का इनकरेक्ट व्यू है, लेकिन इंटरनेशनल सेंस में सक्षम न्यायालय द्वारा डिसाइडेड है, ठीक है, मेरिट पर है, यानी ऊपर वाली दो इन्फॉर्मिटीज नहीं है, और सकृत दर्शन है, ये स्पष्ट नहीं है कि वो इनकरेक्ट व्यू इंटरनेशनल लॉ का उसमें लिया गया है। हां, जब अंदर घुसा जाए तो पता लग रहा है, ठीक है, और बाकी कोई गड़बड़ है नहीं, तो भी निश्चायक साक्ष्य, तब भी निश्चायक साक्ष्य, क्योंकि उसने कहा सकृत दर्शन है। हमने कहा ना, कानून में एक एक शब्द लागू होगा, मामले के सकृत दर्शन है, ये स्पष्ट है कि वह अंतरराष्ट्रीय विधि के अशुद्ध बोध पर आधारित है। यह नहीं लिखा है कि सकृत दर्शन है हटाकर, कि यह स्पष्ट है कि वह अंतरराष्ट्रीय विधि के अशुद्ध बोध पर आधारित है, फिर तो चाहे सकृत दर्शन है स्पष्ट हो, चाहे गंभीर जांच से पता लगे। लेकिन यहां स्पेसिफिकली उसने कहा कि मामले के सकृत दर्शन है, यानी बस देखते ही पता लगे, यानी अगर अंदर घुसने पर पता लग रहा है तो फिर नहीं, कुछ नहीं, तब बाकी इन्फॉर्मिटीज अगर नहीं है तो लागू होगा। हां, सकृत दर्शन है, स्पष्ट है कि वह अंतरराष्ट्रीय विधि के अशुद्ध बोध पर आधारित है, तब बात, या आइदर इट और दैट। वह क्या कहता है, भारत की विधि को उन मामलों में जिनको वह लागू है मान्यता देने से इनकार पर आधारित है। भारत की विधि को उन मामलों में जिनको वह लागू है, ठीक है, मान्यता देने से इनकार, यानी जानबूझकर इनकार किया गया, जानबूझकर इनकार किया गया। अच्छा,
अंतरराष्ट्रीय विधि का अशुद्ध बोध, मामले के सकृत दर्शन है, इसमें यह भी शामिल है कि हमने कहा ना, अंतरराष्ट्रीय विधि सभ्य राष्ट्रों के बीच व्यवहार करने के सिद्धांत हैं, ठीक है ना। उन्हें किसी लेजिस्लेचर ने नहीं बनाया है, लेकिन वे रूढ़ियों के रूप में विकसित हुए हैं और सभ्य राष्ट्रों के बीच मान्यता संबंध किस प्रकार से मान्यता पाए इस पर आधारित है, ठीक है ना। और सभ्य राष्ट्र परस्पर ये बात रखते हैं कि वे एक दूसरे की विधियों का सम्मान करेंगे, एक दूसरे की, ठीक है ना। तो अगर हिंदुस्तान की विधि का अशुद्ध बोध, ठीक है ना, ये फॉरेन कोर्ट ने किया है, तो भी ये कहा जाएगा कि अंतरराष्ट्रीय विधि के अशुद्ध बोध पर यह जजमेंट आधारित है, ठीक है ना। और वो सकृत दर्शन है, स्पष्ट है। लेकिन चूंकि अशुद्ध बोध है, सिर्फ गलती हुई है या इंटरनेशनल लॉ की कोई अन्य रूढ़ी है जो न्यायिक निर्णयों को करते समय ध्यान में रखी जानी चाहिए थी, नहीं रखी गई, तो भी अंतरराष्ट्रीय विधि के अशुद्ध बोध पर आधारित है, यह कहा जाएगा, ठीक है ना। और अगर यह इन्फॉर्मिटी है तो भी जजमेंट लागू नहीं होगा। और दूसरी बात कि अंतरराष्ट्रीय विधि के अशुद्ध बोध इस पर आधारित नहीं है, whether that is related with Indian law or any other international law, ठीक है ना, उसके अशुद्ध बोध पर आधारित नहीं है। जानबूझकर भारत के कानून को मान्यता नहीं दी गई तो भी उसे लागू नहीं करेंगे। इसको और शेष को, ठीक है, एलिब्रेट कल कर